मैं डीके सिन्हा। इंडियन स्टॉक मार्केट के एक सेक्टर ने पिछले 6 सालों में 550% का रिटर्न दिया है और अभी 19% करेक्शन के बाद वापस रडार में आ गया है। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि रिटर्न कितना मिला है, असली सवाल है क्या ये 2026 का। और एक इंटरेस्टिंग बात, इंडेक्स ने 550% का रिटर्न दिया है लेकिन कुछ स्टॉक्स ने 1500% का रिटर्न दिया है। डिफरेंस क्या था, नॉलेज या एग्जीक्यूशन? आज हम निफ्टी ऑटो को सिर्फ एक्सप्लेन नहीं करेंगे, इसको डिकोड करेंगे एक एक्शनेबल फ्रेमवर्क के साथ में। याद रखिए दोस्तों, मार्केट के रिटर्न्स कभी भी गारंटीड नहीं होते हैं, लेकिन डीप रिसर्च आपको मार्केट में एक एज देता है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। पहले थोड़ा सा बात करते हैं इन्वेस्टर साइकोलॉजी के ऊपर में। दोस्तों, एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन शेयर करना चाहता हूं। मार्केट में 2 टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं। पहला, जो ट्रेंड के बाद एंट्री लेता है। दूसरा, जो ट्रेंड के बीच में अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करता है। ऐसा होता इसीलिए है कि जब मार्केट करेक्ट होता है तो कुछ लोगों को लगता है कि मार्केट अभी और गिर सकता है, भले उनके पास में कोई डेटा का सपोर्ट ना हो, कोई ये चीज नहीं वो बता पाएंगे कि क्या वैल्यूएशन एक्सपेंसिव नजर आ रहा है या ग्रोथ विजिबिलिटी का प्रॉब्लम है। सिर्फ उन्हें लगता है कि मार्केट अभी और गिर सकता है और इसे बोलते हैं डिसीजन पैरालिसिस। और कुछ लोग जब ट्रेंड उसका मैच्योर होने लगता है तब स्टॉक का पीछा करते हैं, क्योंकि उनमें फोमो आ जाता है कि ये मैं मौका लूज कर रहा हूं। निफ्टी ऑटो का केस देखिए, लास्ट 6 साल में अप्रोक्सीमेटली 550% का उसने रिटर्न दिया और फिर जनवरी 2026 के बाद 19% का करेक्शन हुआ। अब यहां क्या होता है, रिटेल इन्वेस्टर बोलता है अब गिर गया है, रिस्क है। स्मार्ट इन्वेस्टर बोलता है अब देखते हैं स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है, वैल्यूएशन क्या बोल रहा है, ग्रोथ क्या बोल रहा है। ये डिफरेंस ही वेल्थ को क्रिएट करता है, एक्स्ट्रा अल्फा जनरेट करता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, मार्केट कभी भी स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता, वो वेवल फॉर्मेशन करता है। पहले ट्रेंड आपको दिखेगा, फिर रैली नजर आएगी, फिर करेक्शन होगा, कंसोलिडेशन होगा, फिर नेक्स्ट रैली चालू होगी। अगर आपने पुल बैक और करेक्शन का डिफरेंस समझ लिया और करेक्शन को प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई कर लिया मार्केट फेजेस के अनुसार, तो आप नेक्स्ट रैली का पार्ट बन सकते हो। ये सारी बातें दोस्तों इस चैनल के फ्री ट्यूटोरियल कोर्स जीरो टू हीरो में सिखाई गई हैं। आपने मार्केट के फेजेस को मिस कर दिया तो फिर देखते रह जाओगे दोस्तों। निफ्टी ऑटो इंडेक्स डीप अंडरस्टैंडिंग। अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं। निफ्टी ऑटो एक इंडेक्स नहीं है, ये एक सेक्टर का रिफ्लेक्शन है। ये इंडेक्स लॉन्च हुआ 2011 में, बेस था 2004 का। तब से लेकर आज तक लगभग 16.77% का CAGR है। अब एक सवाल, क्या ये रैंडम है या स्ट्रक्चर्ड ग्रोथ स्टोरी है? आंसर है स्ट्रक्चर्ड ग्रोथ स्टोरी है, जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा, अंत तक जरूर देखिएगा। क्या आप जानते हैं कि इस इंडेक्स का बीटा सिर्फ 0.89 है सिंस इंसेप्शन? इसका क्या मतलब हुआ? जब मार्केट गिरता है ये कंपैरेटिवली कम गिरता है, जब मार्केट चलता है ये पार्टिसिपेट करता है। ये एक बैलेंस सेक्टर का साइन है। अब सबसे पावरफुल इंसाइट, इस इंडेक्स के टॉप 3 स्टॉक्स जिनका वेटेज 50% के आसपास है। मतलब अगर आप लीडर्स आइडेंटिफाई कर पाओ तो आप इंडेक्स को बीट कर सकते हो, और अगर आप नहीं कर पाओ तो इंडेक्स खुद आपको लीडर्स में इन्वेस्टेड रखेगा। और यही है इस सेक्टर का हिडन एडवांटेज। थोड़ा सा डिफरेंस समझते हैं ETF वर्सेस स्टॉक्स। कुछ लोग बड़े फर्म होते हैं
कि मुझे ETF में ही इन्वेस्ट करना है, और कुछ लोग बड़े फर्म होते हैं कि उन्हें स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करना है। लेकिन इसके लिए मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा, आप अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी एनालिटिकल एबिलिटी को पहले समझिए। अब एक प्रैक्टिकल सिनेरियो लेते हैं। मान लीजिए आपने एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, टाइम नहीं है बैलेंस शीट एनालाइज करने का, क्वार्टरली रिजल्ट ट्रैक करने का, और या फिर बहुत सारे लोग इसको कर भी नहीं पाते हैं, तो आप क्या करोगे? आप ETF में इन्वेस्ट करोगे या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करोगे? वेरी सिंपल, इंडिया का फर्स्ट ऑटो ETF कौन सा है? निपॉन इंडिया निफ्टी ऑटो ETF ऑटो 20 के नाम से जो लिस्टेड है। और जब ये लॉन्च हुआ था तब भी हमने डिस्कस किया था कि ये लॉन्ग टर्म पावरफुल प्रोडक्ट हो सकता है आपके इसी चैनल के ऊपर में। अगर आप इंपॉर्टेंट वीडियो मिस कर जाते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए। ETF का मैजिक क्या है? रीबैलेंसिंग, जो इसका सबसे स्ट्रॉन्ग फीचर होता है। ये एक साइलेंट प्रोसेस है, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका पोर्टफोलियो ऑटोमेटिकली अपग्रेड होता रहेगा। लेकिन इन्वेस्टिंग का दोस्तों दूसरा साइड भी है। अगर आपके पास स्किल है, आपके पास नॉलेज है, तो क्या होता है? एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। निफ्टी ऑटो ने तो रिटर्न बहुत अच्छा दिया, 550% का, लेकिन महिंद्रा एंड महिंद्रा के स्टॉक ने, जो इसी सेक्टर का स्टॉक है, उसने रिटर्न उसी पीरियड में 1500% का दिया। अब सवाल है, ये लक था या एक सिस्टम था जिससे आप M&M को आइडेंटिफाई कर पाते थे? हमने पहले भी डिस्कस किया था, M&M का स्ट्रक्चर टाटा मोटर से बेहतर लग रहा था, फंडामेंटल्स प्लस टेक्निकल दोनों अलाइंड थे, और रिजल्ट आपके सामने है। तो क्या हमने ये डिस्कस किया था इस चैनल पे? अगर आपको याद है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आई रिमेंबर। तो दोस्तों ये डिफरेंस है पैसिव वर्सेस एक्टिव, एवरेज वर्सेस ग्रेट अल्फा, और ये चॉइस आपको लेनी है। क्या आप रूल बेस्ड ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं? ज्वाइन डायमंड मेंटरशिप क्लब नाउ। चेक करते हैं वैल्यूशन को। अब आते हैं एक मिसअंडरस्टूड कंसेप्ट पर, वैल्यूशन। लोग सिर्फ पी को देखते हैं, पी हाई इज इक्वल टू महंगा, पी लो इज इक्वल टू सस्ता, लेकिन रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है। अब आप देखिए निफ्टी ऑटो का करंट पी कितना है? 31.3। कंपेयर करिए, 2022 में पी कितना था? 84। 2021 में पी कितना था? 719। एक्सट्रीम डिस्टॉर्शन। अब सवाल उठता है, क्या यह सेक्टर सस्ता हो गया है या कुछ और कहानी है इसके पीछे में? आंसर है अर्निंग्स एक्सप्लोजन। चेक करते हैं EPS की जर्नी को, 14 to 215 to 847। ये नॉर्मल ग्रोथ नहीं है दोस्तों, ये स्ट्रक्चरल अर्निंग्स एक्सपेंशन है, इसीलिए पी कंप्रेस हुआ है और वैल्यूशन कंफर्टेबल हो गया है। अब एक सिंपल एनालॉजी, अगर इनकम 10x बढ़ जाए और प्राइस उतना फास्ट ना बढ़े, आप महंगा नहीं वैल्यू बाई कर रहे हो। तो कंक्लूजन बड़ा क्लियर है, सरफेस वैल्यूशन मिसलीडिंग हो सकती है, डीप वैल्यूशन कंफर्ट दिखा रहा है। बात करते हैं ग्रोथ के एस्टिमेट की या फोरकास्ट की। अब ग्रोथ को थोड़ा इंटेलिजेंटली समझते हैं, सिर्फ नंबर्स देखना काफी नहीं होता है, इंटरप्रिटेशन इंपॉर्टेंट होता है। पिछले 3 साल में अर्निंग ग्रोथ क्या है? 32%। रेवेन्यू ग्रोथ क्या है? 15%। मतलब इसका क्या है? कंपनी सिर्फ बेच नहीं रही हैं, एफिशिएंट भी हो रही हैं, मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं, फ्यूचर एस्टिमेट्स भी पॉजिटिव है। अब यहां सेल्स के अगर डेटा को देखें तो 2 व्हीलर, PV, CV, 3 व्हीलर सब सेगमेंट्स ग्रो कर रहे हैं, और ये क्या सिग्नल देता है? डिमांड ब्रॉड बेस्ड है, इकोनॉमी सपोर्ट कर रही है। साथ में एक और इंपॉर्टेंट इंसाइट, ऑटो सेक्टर डायरेक्टली लिंक्ड है इनकम ग्रोथ, कंजम्पशन और क्रेडिट की अवेलेबिलिटी पर। मतलब ये इकोनॉमी का
प्रॉक्सी सेक्टर है। एक नजर डालते हैं ट्रेंड्स प्लस मैक्रो प्लस रिस्क पर। अब ट्रेंड्स को कनेक्ट करते हैं। एसयूवी डोमिनेंस, कंज्यूमर प्रेफरेंस शिफ्ट हो रहा है। एमएनएम का राइज कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ईवी एडॉप्शन में 80% का ग्रोथ है। ये अर्ली स्टेज अब नहीं रहा, ये स्केलिंग स्टेज पर एंटर कर चुका है। रूरल रिकवरी की बात करें, ये बहुत क्रिटिकल है। इंडिया का ऑटो डिमांड भी बड़ा हिस्सा रूरल से आता है, और जब रूरल स्ट्रांग होता है ऑटो सेक्टर एक्सेलरेट करता है। बात करते हैं मैक्रो सपोर्ट की। जीएसटी रिफॉर्म्स, आपको याद होगा जीएसटी 2.0, लोअर इंटरेस्ट रेट, ये सब डिमांड को फ्यूल करते हैं। लेकिन यहां रिस्क को भी समझना जरूरी है। ऑयल प्राइसेस, बढ़ते हुए क्रूड ऑयल के प्राइस, पेट्रोल डीजल के दाम, जियोपॉलिटिक्स, मार्केट कभी वन साइडेड स्टोरी नहीं होता है। बैलेंस्ड व्यू जरूरी है। अगर हमें ऑटो सेक्टर के फ्यूचर को, डेप्थ को समझना है तो ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना होगा। ईवी स्टोरी का नेक्स्ट फेज क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर। 27,000 से अधिक चार्जिंग स्टेशंस इंडिया में ऑपरेशनल है। सुनने में बड़ा लगता है, लेकिन कंपेयर अगर करें तो 1 चार्जर पर 235 इलेक्ट्रिक व्हीकल निकल के आता है। मतलब डिमांड आगे है, इंफ्रा पीछे है, और जहां गैप होता है वहीं तो दोस्तों अपॉर्चुनिटी होती है। टाटा पावर और जियो बीपी एग्रेसिव एक्सपांशन कर रहे हैं। ये लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल स्टोरी है। दोस्तों, अब तक हमने सब कुछ समझ लिया। फंडामेंटल्स, वैल्यूशन, ग्रोथ, मैक्रो, फ्यूचर ट्रिगर्स। अब फाइनल डिसीजन के लिए आगे बढ़ते हैं। प्राइस एक्शन देखना जरूरी है। चलिए चार्ट्स पर चलते हैं। सबसे पहले तो मैं ये एम्फेसाइज करना चाहूंगा कि ट्रेडिंग हो या फिर इन्वेस्टिंग हो, इट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। हमें मार्केट को प्रिडिक्ट करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ ये चेक करना है कि हमें फेवरेबल रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हमें हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन पे फोकस करना है, ना कि रीसेंट मार्केट नॉइजेस पर। अब यहां पर देखिए निफ्टी ऑटो इंडेक्स का ये मंथली प्राइस चार्ट है। अब यहां देखिए एक 2008 के बेयर मार्केट में डीपर करेक्शन हुआ, और उसके बाद 2020 के बेयर मार्केट में डीपर करेक्शन हुआ। अगर इसके अलावा हिस्टोरिकली देखें तो 10 बार मार्केट में करीब पुलबैक या करेक्शंस हुआ है, लेकिन हर बार इसने क्या किया है? EMA 21 को एक डायनेमिक सपोर्ट के रूप में काम किया है। ये जगह पे देख सकते हैं EMA 21 पे डायनेमिक सपोर्ट पे काम कर रहा है। यानी ये क्या हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन से दिखा रहा है कि EMA 21 एक डायनेमिक सपोर्ट के रूप में काम कर रही है, जिसकी प्रोबेबिलिटी 80% के आसपास है हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन पे। यानी जब बेयर मार्केट आता है, वो भी कौन सा बेयर मार्केट? जो इकोनॉमिक रिसेशन के साथ आता है, तब ये EMA 21 के नीचे जा रहा है और फिर ये डीपर करेक्शन दिखाता है। अब यहां पर रीसेंट प्राइस एक्शन को देखिए, तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा एनलार्ज कर देता हूं ताकि आप समझ सकें। यहां पे फिर से आप देखिए EMA 21 पे करेक्शन हुआ और ये बाउंस बैक दिखा रहा है। ऑफ कोर्स अभी इस महीने की कैंडल यानी अप्रैल महीने की कैंडल कंप्लीट नहीं हुई है, तो ये लेकिन बाउंस बैक दिखा रहा है। अगेन प्रूव करता है कि EMA 21 अभी भी डायनेमिक सपोर्ट के रूप में काम कर रही है। थोड़ा सा हिस्टोरिकल सपोर्ट को देखते हैं, तो पहला तो ये क्लियर हो गया कि EMA 21 पे इसने सपोर्ट लिया और एक नया हाई बनाया। अब यहां पर अगर हम देखें प्रायर इंपल्सिव वेव, तो ये इसकी प्रायर इंपल्सिव वेव है, वेल डिफाइंड। अगर हम इसकी रिट्रेसमेंट एनालिसिस करें तो प्राइस ने कहां से बाउंस बैक किया है? 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल पे, जो कि एक डेरिवेटिव है गोल्डन रेशियो का। यानी एक और हमें कॉन्फ्लुएंस मिला कि ये जो है 38.2% को भी रिस्पेक्ट कर रहा है अलोंग विद EMA 21। अब यहां पे देखें रीसेंट इंपल्स ये है, तो यहां पर हमें कॉन्फ्लुएंस को चेक करने के लिए इस इंपल्स की रिट्रेसमेंट एनालिसिस करते हैं। तो यहां देखिए फिर से ये बाउंस बैक कहां पर है? EMA 21 तो है, लेकिन
38.2% रिट्रेसमेंट लेवल से ये बाउंस बैक होता हुआ नजर आ रहा है। तो हमें ये क्लैरिटी आती जा रही है, जैसे जैसे हम अलग अलग टेक्निकल टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं हमें क्लैरिटी नजर आ रही है। क्या हम यहां पर कोई ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं? तो मैं आपको डायनेमिक सपोर्ट के लिए ट्रेंड लाइन खींच के दिखाता हूं। ध्यान से देखिएगा, मैं ये ट्रेंड लाइन खींच रहा हूं और ये ट्रेंड लाइन आप देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है। प्राइस का सपोर्ट पिन बार बना, यहां पे प्राइस ने सपोर्ट लिया, वन वाइट सोल्जर बना, यहां पे प्राइस ने सपोर्ट लिया और फाइनली प्राइस EMA 21 के ऊपर क्लोज हो गई। अभी भी प्राइस EMA 21 के ऊपर में ट्रेड हो रही है और बाउंस बैक कहां से है? 38.2%, EMA 21 और ट्रेंड लाइन जो कि एक डायनेमिक सपोर्ट के रूप में काम कर रही है। तो हमें मल्टीपल कॉन्फ्लुएंस नजर आए। क्या यहां पर आप कोई चार्ट पैटर्न, जो अपकमिंग चार्ट पैटर्न होता है, वो आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं इस जगह पे कि जिसका ब्रेकआउट होगा तो अपसाइड मोमेंटम और डेवलप होगा? अगर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लिखिए कि कौन सा चार्ट पैटर्न बनने की संभावना नजर आ रही है। क्या हमें मोमेंटम के ऊपर में कुछ कॉन्फ्लुएंस नजर आ रहे हैं? तो यहाँ पे इस लेवल को इस लेवल से मेजर कीजिए और देखिए RSI के ऊपर में आपको MDRP नजर आ रहा है, कंफर्म कीजिए अगर आप लोकेट कर पा रहे हैं तो। वीकली प्राइस चार्ट को देख रहे हैं निफ्टी ऑटो इंडेक्स के। तो यहां पर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। ये हॉरिजॉन्टल लाइन बड़ी सिग्निफिकेंट है क्योंकि यहां पर एक ब्रेकआउट हुआ था, वो भी ब्रेक अवे गैप के साथ। एक तरह से नेक लाइन हो गई और यहां पर ये गैप था, तो ये एक एक्सपेक्टेड था कि ये नेक लाइन और ये गैप एक सपोर्ट के रूप में काम करेगा। वैसे ही कुछ हुआ, प्राइस यहां पर आई, गैप को फिल किया और नेक लाइन पे सपोर्ट लेके बाउंस बैक दिखा रही है। और क्या देख सकते हैं, अगर यहां पर मल्टीपल कैंडल को सिंथेसाइज करें, यानी कैंडल को ब्लेंड करके इमेजिन करें, तो आपको क्या नजर आ रहा है? आपको मॉर्निंग स्टार बनता हुआ नजर आ रहा है। साथ में और क्या नजर आ रहा है कि प्रायर वीक की कैंडल EMA 21 और EMA 55 के ऊपर में क्लोज हुई है, लेकिन उस कैंडल के हाई का फॉलो थ्रू नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि यहां देखिए प्राइस का मल्टीपल सपोर्ट है जो एक रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है। तो जब भी प्राइस में करेक्शन के बाद प्राइस जब रिकवरी होना चालू होती है या ट्रेंड का रिजम्पशन चालू होता है तो उसे इंटरवीनिंग रेजिस्टेंस मिलेंगे। हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जब आपको वैल्यू जोन में अगर दिखाई दे तो आप वहां पर एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बनाते हैं, क्योंकि उस जगह पे पोजिशनल व्यू लेने से आपको एक फेवरेबल रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मिलता है। अब यहां पर देखिए, अगर हमें रिस्क मैनेजमेंट करना है तो हमारे दिमाग में वी कैन नॉट इग्नोर दिस गैप। ऑल्दो इसके चांस भरने के कम है। क्यों भरने के कम है? क्योंकि ये देखिए कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है, एक तरह से ब्रेकआउट है और इसका ये अपेक्स है, तो इसके ब्रेकडाउन होने की प्रोबेबिलिटी कम है। फिर भी हम गैस वर्क नहीं करते हैं, हम एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाते हैं जो हमें पीस ऑफ माइंड दे। तो हमारा स्टॉप लॉस इसके नीचे में आना चाहिए, जो हमें एडिशनल प्रोटेक्शन क्या देगा? SMA 144, SMA 200 और करीब करीब जब तक प्राइस ये रिकवर होगी तो SMA 233 भी उसके ऊपर आने की संभावना है। जब इस लेवल को प्राइस क्रॉस कर जाएगी तब हम अपने स्टॉप लॉस को मार्केट के स्ट्रक्चर के अनुसार या ATR के अनुसार उसे ट्रेल कर सकते हैं, ताकि प्रॉफिट को प्रिजर्व कर सके और रिस्क को मिनिमाइज कर सके। RSI को देखिए, मोमेंटम इंडिकेटर को, तो जब ये करेक्शन हुआ था तो RSI ने 40 पे सपोर्ट लिया, बुलिश स्विंग ब्रेकआउट हुआ। अगेन यहां पे आप बुलिश स्विंग ब्रेकआउट देख सकते हैं मोमेंटम इंडिकेटर पर। अब हम जब डेली प्राइस चार्ट में आते हैं तो हमें क्या नजर आता है कि डबल टॉप ट्रिपल टॉप का फॉर्मेशन है, जिसका ये अपेक्स था, ब्रेकडाउन हुआ, इसके टारगेट को इसने अचीव किया और कहां पे सपोर्ट लिया? ये नेकलाइन थी, उसके ऊपर में सपोर्ट लिया और इस गैप को फिल कर दिया, वहां से बाउंस बैक हो रहा है। लेकिन अगर ट्रेंड की एनालिसिस करें तो अभी भी ये डाउन ट्रेंड में ट्रेड हो रहा है, क्योंकि मूविंग एवरेजेस को देख लें। लेकिन एक पॉजिटिव साइन क्या है कि इसने SMA 200 और SMA 233 का यहां पर ब्रेकआउट दे दिया है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग को आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म से देखना होगा, अलग अलग नजरिए से देखना होगा। जब आप ट्रेडिंग करते हैं
तो मार्कअप फेज में करते हैं, लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में विचार करते हैं तो आप वैल्यू जोन को आइडेंटिफाई करते हैं हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन के अनुसार। अब यहां पर एक चीज और चेक करते हैं, इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट को। तो आप देखिए ये जो एरिया है जहां पे ये ब्रेकआउट भी है ब्रेक अवे गैप के साथ में, ये एंटायर इंपल्स को एक हम रेफरेंस मान रहे हैं ताकि हमें समझ में आए इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट कहां नजर आ रहे हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, FRVP को यूज करेंगे और ये देखिए मैंने इसको यूज किया तो आपको और भी समझ में आया कि ये है पॉइंट ऑफ कंट्रोल। पॉइंट ऑफ कंट्रोल पर और ये नेकलाइन का जोन एक स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया था और वहीं से ये बाउंस बैक होता हुआ नजर आ रहा है, यानी वैल्यू जोन से ये बाउंस बैक हो रहा है जहां इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट भी नजर आ रहे हैं। दोस्तों हमने पूरा पिक्चर देखा, स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स, रीजनेबल वैल्यूशन, स्ट्रक्चरल ग्रोथ, क्लियर ट्रेंड्स और चार्ट्स पर क्लियर कट हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन के अनुसार डायनेमिक सपोर्ट एंड स्टैटिक सपोर्ट लेवल्स। तो एक बात तो क्लियर है, ये सेक्टर इग्नोर नहीं किया जा सकता, लेकिन ब्लाइंडली भी फॉलो नहीं करना है, सिस्टम होना बहुत जरूरी है। अगर आप सीरियस हो, जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट देखिए और एडवांस लर्निंग के लिए डायमंड मेंटरशिप क्लब को ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट डीप डाइव में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, डिसिप्लिन बनाए रखें। जय हिंद।